हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 के विषय गणित के एनसीईआरटी बुक में उपस्थित सभी अध्यायों को बारी बारी से करेंगे, जिसमें से अध्याय एक वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 में उपस्थित सभी प्रश्न 1 से लेकर 7 तक सभी प्रश्नों को बारी बारी से करेंगे। लेक्चर फर्स्ट में इस चैप्टर के अंतर्गत जितने भी बेसिक चीजें होती हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं के बारे में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। और इस अध्याय में उपस्थित अर्थात प्रश्नावली 1.1 के पहले चारों उदाहरणों को हमने बारी बारी से हल किया था, अच्छे ढंग से समझाया था। जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिए, और या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो मित्रों, आज हम लेक्चर 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 में उपस्थित सभी प्रश्नों को, पूरे 7 प्रश्न हैं इस प्रश्नावली में, 7 प्रश्नों को हम बारी बारी से हल करेंगे। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न के अंतर्गत लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 140, 156, 3825, 5005, 7429 ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी संख्याएं, जो ये संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। इनको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें व्यक्त करना है। यदि आप भाज्य अभाज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो हमने अभी बताया कि जो हमारा लेक्चर फर्स्ट है पुराना वाला, उस वाले वीडियो में जो इसके पहले हमने अपलोड किया है उसमें जाकर देखें। उसमें हमें सभी संख्याओं के बारे में हमने बताया, उसमें भाज्य अभाज्य सहअभाज्य सबके बारे में विस्तार से हमने चर्चा किया है। तो सबसे पहले हम 140 जो यह संख्या है, एक पहला वाला प्रश्न आपका है 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम इस मशीन में फिट करते हैं, इसमें भाग देते हैं बारी बारी से। सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, तो 2 सते 14, फिर यह 0 आ जाएगा। फिर हम 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, एक शेष बचेगा, हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। फिर ये अब 5 से कटेगा, 5 सते 35, 5 से के बाद अब यह 7 अभाज्य संख्या है, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, अर्थात 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका आया 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। इसको एक रूप में और लिख सकते हैं कि यदि वही संख्या बार बार दी गई है तो उसे हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब पहली वाली ये हमारा हो गया 140। 140 के बाद अब हमारी जो दूसरी संख्या है 156, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 156 के लिए फिर से वही गुणनखंड वाली मशीन में इसको हम फिट करते हैं, भाग देंगे। यदि अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो समझिए कि वह 2 से विभाजित हो जाएगी। तो इसके लास्ट में जो लास्ट वाला डिजिट है इसमें 6 है, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 सते 14, फिर एक बचेगा, हो जाएगा 16, 2 8 16, फिर से 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर से ये 18, 2 9 18। अब 2 से यह नहीं कटेगा, 2 के बाद अब हम काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 13 अभाज्य संख्या है तो 13 स्वयं से कटेगी, 13 एकम 13। अब अभाज्य गुणनखंड इसका आया 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। तो यह इसका अभाज्य गुणनखंड आया 156 का, जिसमें अब 2 गुणते 2 2 बार लिखा है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणते 3 गुणते 13। तो यह आपका उत्तर है। अब दूसरी हो जाने के बाद अब हम तीसरी वाला जो दिया है 3825, 3825 यह हमारी
तीसरी संख्या है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 3825 को हम इस मशीन में फिट करेंगे निकालने के लिए। यदि लास्ट में 5 दिया हो तो यह मानिए कि वह 5 से डिवाइड होगी। 5 से डिवाइड होने के पहले यह हम जानेंगे कि यह 3 से डिवाइड, 2 से तो होगी नहीं, अब हम जानेंगे कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं। तो 3, 8, 2, 5 है, तो इन सभी संख्याओं को आपस में जो जितने भी डिजिट दिए गए हैं इन सभी डिजिट को हम ऐड करेंगे। 3, 8, 2 और 5 इसको जोड़ेंगे। 8, 8, 3, 11, 11, 2, 13, 13, 5, 18। अब यह 18 3 से कट जाएगा, यानी जो यह संख्या दी गई है उनके डिजिट्स को आपस में जोड़ने पर यदि वो जो हमारा योगफल आए अगर वह 3 से कट जाएगा तो इसका मतलब कि यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हम 3 से भाग देंगे 3825 में। तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3, अब यहाँ पर 2 बचा, हो गया 22, 3 7 21, अब यहाँ बचा 1, हो गया ये 15, 3 5 15। अब फिर से इसको हम चेक करेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 2 1 3 7 3 10 5 15, 15 भी डिवाइडेड है 3 से, तो यह संख्या फिर 3 से कट जाएगी। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब यह 4 2 6 5 11, अब यह 11 आ रहा है इसका योगफल, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अब लास्ट में 5 डिजिट है, तो हम सीधा अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो यह मानिए कि वे संख्याएं 5 से कट जाएंगी। तो यह लास्ट में 5 है तो यह 5 से कट जाएगी। तो 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, ये 5 7 35। अब 17 जो है अभाज्य संख्या है तो 17 स्वयं से कटेगी, 17 1 कम 17। अब इसके बाद 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखेंगे। 3 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 17, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। तो यह हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। यदि कोई संख्या 2 बार या 3 बार दी गई हो तो उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 2, 5 की घाते 2 गुणते 17। तीसरी संख्या होने के बाद जो हमारी यह चौथी संख्या दी गई है 5005, तो इस चौथी वाली संख्या को जो दिया है 5005, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इसको हमें मशीन में फिट करना है। तो मशीन में इसको फिट करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो यह 5 से कटेगा, 5 1 कम 5, फिर 0 0, 5 1 कम 5। अब उसके बाद में इसको हम यह 7 से कटेगा, तो 7 से काटेंगे, 7 1 कम 7, इधर 10 में से 3, ये हो गया 30। तो 7 चौक 28, 2 बचा, हो गया 21, 7 त्रिक 21। अब यह सीधा 11 से कटेगा। अब 11 1 कम 11, 11 3 33, 13 अभाज्य संख्या है तो यह 13 से कटेगा, 13 1 कम 13। तो अर्थात 5005 का जो गुणनखंड आया 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13, यह इसका अभाज्य गुणनखंड है। चौथी संख्या होने के बाद हम पांचवी संख्या 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड वाली मशीन में इसको फिट करेंगे। अब यह सीधा कटेगा 17 से, 17 से पहले यह किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, और के बाद में यहाँ बचा 6, 6 के बाद ये हो जाएगा 62। तो 17 त्रिक 51, फिर उसके बाद में यहाँ बचा 11, हो जाएगा 119। तो 17 7 119। अब उसके बाद यह सीधा कटेगा 19 से, 19 दूना 38, शेष बचा 5, ये हो जाएगा 57। तो 19 त्रिक 57। फिर अब यह 23 से कटेगा, 23 से कम 23। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिला 17 गुणते 19 गुणते 23।
तो ये 7429 का 17 गुणते 19 गुणते 23, यह हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली वाली संख्या है 140, 156, 3825, 5005, 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के दिया गया था। हमने बारी बारी से सभी संख्याओं के अभाज्य एक के बाद प्रश्न 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कि ये जो युग दो संख्याएं दी गई हैं, दो पूर्णांक दिए गए हैं, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है तथा उत्तर की हमें जांच भी करनी है। तो अब प्रश्न 1 में जो 26 और 91 है, 26, 91, इसका हम LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो 26, पहले हम 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 13, 13 दूना 26 और 91 का अभाज्य गुणन 13 सत्ते 91 अर्थात 7 गुणते 13। तो इसमें सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। तो HCF तो ये CF निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में उभयनिष्ठ होता है HCF में, उसी को लिखा जाता है। तो 13 13 दोनों में है तो 13 को लिख लेंगे। तो यह हमारा HCF होगा। अब HCF के बाद अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए कि जो दोनों में होगा उसको रखेंगे, उसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको भी रखेंगे। जैसे 2 है 2 को भी रखेंगे और 7 है 7 को भी रखेंगे। तो अब इसका 13, 2 और 7 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 26 का गुणा हम 7 से, 13 दूना 26 और 26 का गुणा हम 7 के साथ करेंगे। तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। तो इसका आया LCM 182। तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा वाला चेक करेंगे। 510 तथा 510 तथा 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इसका हम LCM और HCF, अच्छा दूसरा करने से पहले हम ये जो पहले वाले का जांच है इसका हम जांच कर लेंगे। तो जांच में क्या है कि इसमें कह दिया खुद ही कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो यदि ये दोनों पक्ष यानी दोनों संख्याओं का गुणा करें हम और LCM और HCF दोनों का गुणा करें तो दोनों पक्ष बराबर आता है कि नहीं आता, यह हमें चेक करना है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और हम यहाँ लिख देंगे, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या है हमारी 26 इंटू दूसरी संख्या है 91 बराबर LCM हमारा है 182 गुणते 13। HCF हमारा 13 है तो हम 13 लिख देंगे। तो 26 और 91 का हम पहले गुणा करेंगे। 26 और 91 का 1 छक्का 6, 2 9 6 9 छंग 54, 9 दूनी 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, 23,2366। हमने 91 और 26 और 91 का गुणा किया तो हमारा आया 2366। अब हम 82 और 13 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, 13 8 104, 104 2 6 हासिल लगा 10, 13 1 कम 13, 13 10 23। दोनों पक्ष बराबर हो गए अतः हमारा उत्तर सही है। अब हम प्रश्न संख्या ये जो दूसरे का ये दूसरा वाला भाग है 510 और 92 का हम
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अब 92 का हम निकालेंगे। 92 के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब सीधा 23 से कटेगा, तो इसका आ गया 2 गुणते 2 गुणते 23। तो इसका हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो जो दोनों में होगा उसको हम रख लेंगे। ये 2 2 इसमें भी है, इसमें इन दोनों में है, इसको हमने रख लिया। फिर उसके बाद कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है तो सबको हम छोड़ देंगे। तो इसका HCF आया 2। LCM के लिए हम क्या करते हैं कि जो दोनों में होता है उसको रखते हैं, उसके बाद जो सिंगल है सबको रख लेंगे। तो 2 यहाँ बचा है, 2 रख देंगे, फिर 3 ये बचा है, 3 रख देंगे, फिर ये 5 बचा है, 5 भी रखेंगे, 17 बचा है, 17 को भी रखेंगे, और 23 बचा है, 23 को भी रखेंगे। तो इन सभी का हम गुणा करेंगे। इसका 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60, और इसी तरह हमने सब का गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो अभी हम सब का गुणा करके लिख दे रहे हैं। तो हमने इन सभी का गुणा किया तो हमारा उत्तर आया 23,460। अब इसका हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इसमें हम ये दूसरे वाले का भी हम जांच करेंगे। तो उत्तर की जांच के लिए हमारा क्या है कि सूत्र है जो अभी इसमें लिखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल हम करें और HCF और LCM का हम गुणा करें। यदि हमारा उत्तर वही आता है दोनों पक्ष का, तो हमारा जो उत्तर है वो सही है। तो इसकी हम जांच करेंगे। तो पहले पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। पहली संख्या कितनी है हमारी, 510 गुणते 92 बराबर HCF हमारा है 2, और जो LCM आया है 23,460। इसको हम रखेंगे। अब इन दोनों का हम इसका गुणा करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। तो हमने 510 और 92 का गुणा किया तो हमारा आया 46,920। अब इसका हम गुणा करेंगे। 2 0 हम 0, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। तो इधर का दायां बायां दोनों पक्ष बराबर था। अब हमारा उत्तर सही है। अब दूसरी के बाद अब हम तीसरी संख्या जो हमारी है, ये तीसरा वाला हमारा है 336 और 54। इसका हम HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 236 का हमारा आया 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 4 बार, फिर ये 3 और यह 7। फिर 54 का हम निकालेंगे। तो 54 के लिए हम फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर यह 3 से कटेगा, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। तो यह हमारा आया 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। तो अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो HCF में जो दोनों में होगा उसको रख लेंगे। जैसे ये दो दोनों में है, इसको हमने रख लिया। फिर अब यह 2 इसमें नहीं है, बस एक ही 2 है। फिर इसमें 2 1 2 1 3 इसमें ही है, और इसमें 2 3 है, तो 3 3 है। तो इसमें हम केवल एक ही 3 रखेंगे, क्योंकि जो दोनों में कॉमन होता है केवल उसी को रखते हैं। तो हम गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, तो HCF हमारा आ गया 6। अब हम LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए हमारा क्या है, जो दोनों में होगा तो उस 2 कॉमन था उसको हमने रखा, फिर 3 कॉमन था उसको हमने रखा, फिर 1 2 3 2 बचा है इसको हम रख लेंगे, फिर 3 तो आ ही गया है इंटू 7। फिर उसके बाद में जो इसमें बचा है, 1 3 आ गया, फिर 2 3 बचे हैं, इसको हम रख लेंगे। इन सभी का हम गुणा करेंगे। अब ये अभाज्य गुणनखंड को चाहे जो आगे पीछे रखे, इसमें के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इसका नियम कानून नहीं है। तो इन सभी का हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद हमने गुणा कर रखा है, किया है, तो 3024 यह हमारा LCM आया। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। तो पहली संख्या गुणते
दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो पहली संख्या हमारी है 336 गुणते दूसरी संख्या है 54। HCF हमने निकाला है 6, LCM हमारा निकला 3024। तो हम दोनों पक्षों में दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। इधर 336 गुणते 54 का गुणा करेंगे, इधर 6 गुणते 3024 का। तो 6 चौका 24 का 4, हासिल लगा 2। 6 दूनी 12, 2 14, 6 जीरो 0, 1 6 3 18, यानी 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 6 3 18। तो ये इसका गुणा किया तो इतना आया। अब इसका 336 और 54 का हम गुणा करेंगे। तो अब इसका 36 और 54 का हम गुणा कर लिए तो आया हमारा 18,000, ये 18,144। इसका भी आ गया। तो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, अतः हमारा यह उत्तर सही है। तो उत्तर की जांच हो गई। अब हमने दूसरा प्रश्न हमने कर लिया, इसके तीनों भाग 36 और 54 वाला तीनों भाग हो गए। बाद प्रश्न तीसरा, इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंडन विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो तीसरे नंबर सवाल, अब तीसरी का पहला नंबर देखेंगे हम। इसमें दिया हल करेंगे। पहला दिया है 12, 15 और 21। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के हमने कई विधियां बता दी, हम डायरेक्ट निकालेंगे। अब 2 दूनी 4 तिहाई 12, इसका हो गया। ये 3 5 15, 3 और 5, इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका होगा 3 गुणते 7। तो इसमें HCF और LCM ज्ञात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर HCF। HCF में क्या होता है, जो तीनों में है उसको हम रख लेंगे। जैसे 3 3 3 तीनों में है तो 3 हम रख लिए। अब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारा HCF हो जाएगा 3। और अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या हम करेंगे, जो तीनों में होगा उसको रख लेंगे। उसके बाद जो बचा है, जैसे 2 2 बचा है तो इसको भी रख लेंगे। फिर उसके बाद 5 बचा है, 5 को रख लेंगे। फिर 7 बचा है, 7 को रख लेंगे। तो सभी का आप गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 420। तो हमारा LCM आया 420। अब पहला हो गया। अब हम दूसरा करेंगे 17 23 और 29। तो अब यहाँ देखिए 17 23 और 29 का हम निकालेंगे HCF। तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणते 17, अभाज्य संख्या है। 23 भी अभाज्य है तो 1 गुणते 23। और यहाँ पर 29 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या है तो इसका भी गुणनखंड कुछ नहीं होगा, 17 का भी नहीं। तो एक सभी के साथ में होता ही, एक सभी का गुणनखंडन होता है। तो 1 हो गया। तो इसका हम HCF निकालेंगे। तो HCF में जो तीनों में होगा उसको कॉमन लेंगे। अब इसमें वैसे तो कुछ नहीं, केवल एक कॉमन है तो यहाँ पर हम एक कॉमन रख लेंगे। तो हमारा इसमें HCF मिला 1। और LCM, तो LCM के लिए क्या है, जो अब एक तो तीनों में है उसको रखेंगे। और उसके साथ साथ अब 17 गुणते 23 गुणते 29, 17 23 और 29 तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339। तो यह हमारा LCM हो गया। तो HCF और LCM हमें मिल गया। अब हम इसमें दूसरा वाला हो गया। अब हम तीसरा करेंगे। तीसरे में हमारा है 8 है, 9 और 25। ये तीनों संख्याएं दी गई हैं। अब इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 लगा दिए। फिर 1 गुणते 3 गुणते 3 और इसमें हमारा 5 गुणते 5। अब आप ध्यान दें तो इसमें यदि हम HCF निकालेंगे तो HCF में इसमें सिर्फ और सिर्फ
तीनों में जो कॉमन होगा उसको रखेंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा एक कॉमन है, तो हमारा HCF इसमें एक आया। इसी की बात इसमें भी एक आया HCF हमारा। अब उसके बाद में LCM निकालेंगे, तो LCM में क्या होगा, जो तीनों में होगा उसको रखेंगे, तो तीनों में सिर्फ और सिर्फ हमारा एक है, एक रखेंगे। उसके बाद अब देखिए दो सिर्फ इस वाले में है, तो उन सभी दो को हम रखेंगे। फिर अब 3 है तो 3 को रखेंगे, फिर ये 5 है, फिर 5 को रखेंगे, 5 5 दोनों रख दिया। अब इन सभी का हम गुणा करेंगे, गुणा करके लिख देंगे। तो इन सभी का गुणा करेंगे हम, सभी का गुणा आएगा, गुणा करने पर गुणनफल हमारा आएगा 1800। तो यह हमारा HCF और LCM दोनों हो गया। तो चौथे प्रश्न के बाद अब यह आपका 5वां प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अर्थात देखिए प्रश्न में कह रहा है 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी n क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है। कर 6 के घाते n कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर क्या, जैसे कि 6 के घाते 1 रखे, 6 के घाते 2 रखे, 6 के घाते 3 रखे, 6 के घाते 4 रखे, यानी n के स्थान पर कुछ भी रखें तो क्या वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या, 0 पर समाप्त कौन होती हैं, जैसे 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। इस तरह से संख्याएं क्या होती, 0 पर समाप्त होंगी। अगर इनका हम अभाज्य गुणनखंड करें, ध्यान दें, यदि आप अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसके अभाज्य गुणनखंड में आप ध्यान दें तो सब में 2 और 5, देखिए 2 5 2 5 सबके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से आ रहे हैं। तो अब 2 और 5 अनिवार्य रूप से सब में आ रहे हैं, तो वही संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होंगे वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। तो 6 जो है साहब आपका 6 के घाते n इसको कह रहा है। यदि 6 को देखें तो 2 गुणते 3 इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 2 गुणते 3 यानी 2 तो है लेकिन 3 के अलावा 3 है, पर यहाँ यदि 5 होता तब 0 पे समाप्त होती। तो इसके अब 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड में क्या है कि 2 तो आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 4 के घाते n, यानी n कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दे, n का मान चाहे जो रख दे, 1 2 3 4 5 चाहे जो रख दे, लेकिन वह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कैसे हल इसका करेंगे हम आपको करके दिखाते हैं। हमने प्रश्न को यहाँ हल कर दिया है, तो हल करने का कारण मात्र यह है कि हमने पहले से हल कर दिया जिससे आपका समय बचे। तो हम हल में बस यही लिखना है कि जांच, यहाँ पर हल में हमें लिखना है कि यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 तथा 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। यानी कोई भी संख्या है वह 0 पर तभी समाप्त होगी कि जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है, तो यहाँ 6 के घाते n हमने यहाँ दर्शा दिया है, 2 गुणते 3 घाते n, 2 गुणते 3 अर्थात। तो 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 उपस्थित नहीं है, तो यहाँ 3 की 2, यहाँ 2 गुणते 3 है, 3 की जगह 5 होता तब समाप्त होती। इसलिए हमने अगली लाइन में यहाँ लिखा है कि 6 के घाते n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यह संख्या क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपकी किताब का उदाहरण 1 है, वह सेम टू सेम इसी तरह है। वहाँ पर 6 की घाते n पर कहा है, यहाँ 6 की घाते 4 की घाते n पर, वहाँ 6 की घाते n कहा है, यहाँ पर 4 की घाते n पर। उसी प्रकार सेम टू सेम तो हमने इस
ये उदाहरण वाला जो ये वाला प्रश्न है इसको हमने से पिछले लेक्चर में विस्तार से बताया है, तो इसी तरह से हल किया है, तो सेम टू सेम उसी प्रकार से सवाल होगी। ये उदाहरण 1 और ये आपका प्रश्नावली 1.1 की 5वीं सवाल। 5वें प्रश्न के बाद हमारा यह 6वां प्रश्न कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी एक संख्या यह दिया है, एक संख्या ये दिया है, इन दोनों संख्याओं को हमें यह बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम जाने कि भाज्य और अभाज्य, भाज्य संख्या किसे कहते हैं यह हम जानेंगे पहले। तो जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्या में क्या है कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मान लीजिए, देखिए जैसे एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, हमने पिछले वीडियो में बता रखा है सब कुछ। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8। अब देखिए अगर इसका हम गुणनखंड करें तो 1 गुणते 2, इसका करें तो 1 गुणते 3, यदि इसका कर दें तो 1 गुणते 2 गुणते 2। देखिए इसमें केवल 2 गुणनखंड हो रहे हैं, इसमें भी 2 लेकिन इसमें 3 है, तो 2 से अधिक हो गया, तो ये संख्या क्या है, भाज्य है। जैसे 5 का हम करें तो 1 गुणते 5, इसमें केवल 2 है। जैसे 6 का करें तो इसमें हम 1 गुणते 2 गुणते 3, तो जब 5 में क्या है 2 संख्या है तो यह हमारी क्या है, अभाज्य है, जिसमें केवल 2 गुणनखंड आए, जिसमें केवल 2 गुणनखंड हो। यदि केवल 2 गुणनखंड हैं तब यह मानिए कि वो संख्या अभाज्य है, और जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड आए वो संख्या भाज्य संख्या हो। जैसे 6 है आपका भाज्य संख्या है। 8 में अगर हम करें तो 1 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड इतना हुआ, तो इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वह हमारी संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसमें यही हमें बताना है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले पहला नंबर हम देखते हैं, जो हमारी पहली संख्या है, इसमें लिखा है 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13। तो इसको हम हल करेंगे तो या तो सभी का गुणा करके जोड़ ले फिर पता चले, लेकिन इसका शॉर्ट विधि है कि इन दोनों में क्या करें, हम 13 कामन, दोनों में 13 कामन ले रहे हैं। 7 गुणते 11, 13 इधर हो गया, प्लस 1 फिर बराबर 13, और ये 11 सते 77 प्लस 1, ऐसे में 13 गुणते 77 1 78, तो ये 13 गुणते 78। यदि 78 का अभी और गुणनखंड करें तो और भी हो जाएगा। तो यह जो संख्या है, संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी 13 तो अभाज्य है, लेकिन 78 के अभी और गुणनखंड हो सकते हैं। तो संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए 2 से अधिक गुणनखंड क्या है, संभव है, इसलिए अतः यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरी वाली हम देखें, दूसरी वाली हमारी संख्या क्या, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। अब दोनों में 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ, ये 5 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 7 गुणते 6 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1, अब प्लस 1 बाहर हो गया। अब इन सभी का हम गुणा करेंगे, ये 5 है, 7 छंग 42, या 2 तिहाई 6 चौका 24 और 7 छंग 42, तो 42 और 24 का हम गुणा करेंगे। तो 42 और 24 का गुणा करें तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ये 8 6 4 10 का 0, 8 1 9 1 10, 1008। तो इस सभी का गुणा करें तो 1008 प्लस यह 1,
तो हमारा क्या हुआ, 5 गुणिते 1009 हो गया, 8 1 9। तो अब देखिए कि इसमें 5 अभाज्य है लेकिन 1009 के और गुणनखंड हो सकते हैं। तो यहाँ फिर हम लिख देंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो यही हमें बताना था। अब यह 6वां प्रश्न हो गया। इसी तरह लिख देंगे, प्रश्न उत्तर आपके सारे अंक अच्छे से मिल जाएंगे। अगर इस तरह से प्रश्न आया तो इसी तरह से करना है। और अब हम इसके बाद जो अगला वीडियो है अगले पेज पर करेंगे। इस प्रश्नावली का यह आखिरी प्रश्न है, उसके बाद यह प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। पूरे 7 प्रश्न है इसमें, तो हमने बारी बारी से सभी करवा दिए। यह अंतिम वाला है, इसको ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसमें क्या कह रहा है, कोई मैदान है, मैदान के चारों तरफ, यह मान लीजिए कोई मैदान है, मैदान के चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है, ये वृत्ताकार पथ बना हुआ है खेल के चारों ओर। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी यह आपका जो वृत्त बना हुआ है, वृत्त पर यह पथ है, तो यहीं पर आप सोनिया भी है और यहीं पर रवि भी है, दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पर चलते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगते हैं। तो यहाँ हल लिख देंगे, पहले लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, तो कितना लगा इसमें, इसका समय 12 मिनट से। तो एक ही पथ है, तो इसमें क्या है, एक तरफ से मान लीजिए सोनिया, वहीं पर सोनिया भी है और वहीं पर रवि भी है। तो सोनिया जब चलता है तो उसकी रवि की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पहुँची है तो सोनिया यहीं पहुँची है, तो ऐसे एक बार ऐसी स्थिति आएगी कि ये आगे हो जाएगा, फिर से रवि क्या है, दौड़ते दौड़ते आगे हो गया, आगे होते होते एक बार स्थिति आएगी कि फिर सोनिया के साथ में मिल जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि जब अब सबसे पहले यानी कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, फिर से वहीं पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 18 और 12 कम से कम समय में, कम से कम समय का अर्थात लघुत्तम, तो इसका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो अब इसमें 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 12 का, तो 2 9 18, 3 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, फिर इसका निकालेंगे 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो ये 18 का अभाज्य गुणनखंड आया 1 गुणिते 2 गुणिते 3 गुणिते 3, और 12 का क्या आया 1 गुणिते 2 गुणिते 2 गुणिते 3। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो यह 1 आएगा, जो दोनों में होगा उसको पहले लिख लेंगे, आप जानते ही हैं। फिर उसके बाद ये 3 दोनों में है, इसको लिख लेंगे। फिर जो बच गया, ये 2 बच गया और ये 3 बच गया, इन सबको हम लिख लिए। फिर गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36। अतः यहाँ लिख देंगे
सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। या लिख देंगे अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के हमारा यह सभी कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्या की जो प्रश्नावली 1.1 है उस तरह हम सभी 7 प्रश्न हल कर चुके हैं। और जहां कहीं आपको दिक्कत हो कमेंट करिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।